हे एवरीवन, मैं कल्पना अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक। तो देखिए, हमारे अनुच्छेद स्टार्ट किए हुए थे 1 से, तो 1 से लेकर 4 तक हम लोग देख चुके हैं। 1 से लेकर 4 तक राज्य और उसके संघ, ये वाला हम लोग टॉपिक कर चुके हैं। और इसके अलावा देखिए 5 से 11 तक आपने क्या देखी है, तो 5 से 11 तक हम लोग नागरिकता के बारे में देख चुके हैं। तो आगे क्या करना है, ये तो हो गया आपका भाग 1, संविधान का भाग 1। संविधान में कुल कितने भाग हैं? 22 हैं। ये हो गया आपका भाग 2, नागरिकता। ये हो गया आपका नागरिकता। अब आगे क्या है? भाग 3। भाग 3 में है आपके मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, FR, कुछ भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको, उस चीज़ को देख लीजिएगा। तो ये भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए हुए हैं और अपने अपने पार्ट में डिवाइड है कि जैसे हम लोगों के पास समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार हैं। इस प्रकार से हम लोगों को कई अधिकार दिए हुए हैं, तो उनके अंदर भी पार्ट डिवाइड है। तो एक एक करके अनुच्छेद देखेंगे। आज हम अनुच्छेद 12 से स्टार्ट करना है, तो चलिए इसको स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए इसको देखिए इधर से। देखिए, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें मूल अधिकारों के बारे में पहले से ही पता होनी चाहिए। जैसे यह संविधान के भाग 3 में दिए हुए हैं। संविधान में टोटल भाग 22 हैं, तो उन 22 भागों में से तीसरे भाग में आपको मौलिक अधिकार या फिर मूल अधिकार मिलेंगे। इसके बाद अनुच्छेद 12 से 35 तक मिलेंगे। 11 तक हम लोग नागरिकता कर चुके हैं। और देखिए, हम लोगों ने अधिकतर जो हमारा संविधान है वो तो हमने दूसरे देश के संविधान पढ़ के लिया हुआ है। तो मौलिक अधिकार भी हम लोगों ने कहीं से लिए हैं, तो कहाँ से लिए हुए हैं? तो ये हमारी अमेरिका के इस संविधान से लिए गए हैं। इसको भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा बोला जाता है। पूछा जाता है कि संविधान का मैग्ना कार्टा बोला जाता है, पूछा जाता है कि कौन से भाग को मैग्ना कार्टा कहते हैं, तो भाग 3 में आपको मौलिक अधिकार मिल जाएंगे। इसके अलावा देखिए, मूल अधिकारों के न्याय के लिए हम न्यायालय जा सकते हैं, यानी मूल अधिकार आपके न्यायोचित हैं। न्यायोचित से मतलब क्या है कि मान लीजिए आपके कोई आपका मौलिक अधिकार है, आपको जीने की स्वतंत्रता नहीं है, आपको पढ़ने की स्वतंत्रता नहीं है, आपको कहीं कोई जाने से कोई रोक टोक रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं? आप इसके लिए उस पर कोर्ट केस कर सकते हैं कि भाई ये हमारे मूल अधिकारों का हनन है, यह हमारे जीवन जीने के अधिकार है। मतलब ये इतने मूल अधिकार है। मूल का क्या मतलब है? ऐसी चीज़ जो बिल्कुल मुख्य रूप से हमें चाहिए ही है। जैसे मान लीजिए सांस लेना, पानी पीना, इस तरीके से आज की डेट में मौलिक अधिकार आपके संविधान में दिए हुए हैं। जैसे पहले क्या बोला जाता था कि पहले क्या बोला जाता था कि रोटी, कपड़ा और मकान, अगर 3 चीज़ें हमें मिलती हैं रहने के लिए, अगर हमें छत मिल जाती है, खाने के लिए अगर हमें खाना मिल जाता है और 2 जोड़ी कपड़े मिल जाते हैं, तो हमारी ज़िंदगी कट जाती थी आराम से। इसके अलावा और हमें ज़रूरी नहीं कि बहुत आलीशान घर मिले या कुछ हो, लेकिन आज की डेट में और हमारे संविधान में कुछ चीज़ें मौलिक अधिकार दिए हुए हैं जो हमारे जीवन जीने के अधिकार हैं, यानी ये तो हमें कम से कम चाहिए ही है। और अगर कोई हमें इनसे कोई छीनता है तो हम इसके लिए कोर्ट केस उस पर कर सकते हैं, यानी ये न्यायोचित है। आपको न्याय मिलेगा अगर ये चीज़ें उचित रहीं तो। देखिए आगे, मूल संविधान जो मूल रूप था संविधान, यानी जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो उसमें मूल रूप से कितने पूरे टोटल मौलिक अधिकार थे? तो वो थे आपके 7। कितने थे? 7। लेकिन अगर आप आज वर्तमान में बात करते हैं तो आपके पास 6 ही हैं। तो एक आपका अधिकार कहाँ गया? संपत्ति का अधिकार, यानी जो आपकी जगह ज़मीन है, बहुत बड़ी बड़ी पुरखों की आपकी ज़मीन डली हुई है, उस पर आपका मौलिक अधिकार नहीं है, वो आपका एक कानूनी अधिकार है। आगे देखिएगा, उसको डिटेल में पढ़ेंगे। इधर पे मैंने सिर्फ ऊपर का लिखा हुआ है। देखिए, मूल अधिकार बाध्य योग हैं, यानी इन पर हम वाद विवाद कर सकते हैं। यानी क्या है, अगर मौलिक अधिकार हमारे छिन रहे हैं या हनन हो रहा है तो इस पर हम बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम चुप होकर बैठ जाएं, हम बोल सकते हैं कि भाई ऐसा आखिर क्यों। जैसे मान लीजिए ये एक इंडस्ट्री लगी हुई है, उससे बहुत बुरी गैसें निकल रही हैं बहुत ज़्यादा, जैसे हमें सांस लेने में प्रॉब्लम है, हमारे जीवन के अधिकार को इसमें हनन माना जाएगा कि भाई हमें सांस लेने में प्रॉब्लम है, हमारी तबीयत खराब हो सकती है, तो इससे क्या है, हमारे जीने का अधिकार हनन हो रहा है। तो इसमें क्या होगा, हम कोर्ट में इससे वाद विवाद कर सकते हैं कि भाई हम सामने से कुछ बोलें तो उधर से आंसर आएगा, इसको कहते हैं वाद विवाद। तो ये आपके वाद विवाद योग्य हैं। मूल अधिकारों में संसद के द्वारा संशोधन किया जाता है। अगर आप बात करें कि भाई मूल अधिकार आपका ऐसा कोई ढांचा नहीं है कि इसको जो है कभी भी संशोधन ना किया जा सके। जैसे मैंने आपको बताया कि एक आपका संपत्ति का अधिकार था जो कि मौलिक अधिकार नहीं रहा और ये एक आपका कानूनी अधिकार बन चुका है।
तो एक आपका संपत्ति का अधिकार था और अब तो आपके टोटल 6 हैं और पहले 7 थे। तो ये कैसा है, संसद के द्वारा इसमें संशोधन किया जा सकता है, कुछ चीज़ें जोड़ी जा सकती हैं, कुछ चीज़ें हटाई जा सकती है अगर वैलिड चीज़ें रही तो। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी उठा लीजिए, आप मतलब जीने का अधिकार ख़त्म कर दें, घूमने का अधिकार ख़त्म कर दें, तो इस प्रकार से चीज़ें नहीं होगी। कुछ ऐसी चीज़ जो लगे कि हाँ ये मौलिक है, ये प्रमुख है, ये हमें जीने के लिए ज़रूरी है ना, तो क्या किया जाएगा, उसको संशोधन के द्वारा जोड़ दिया जाएगा। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें रहें कि अभी जो हमारा संविधान है वो उसमें कुछ ऐसी चीज़ निकल के आ जाएगी भाई ये तो बहुत गलत है, तो उसको हटाया भी जा सकता है संशोधन के द्वारा। संशोधन कौन से अनुच्छेद के तहत होता है, तो वो होता है आपका 368 के तहत। इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए देखिए आगे इतनी चीज़ें हो गई। तो अब देखिए क्या है कि अनुच्छेद 12, अब हमने 11 तक तो देख लिया था, अब 12 में देखेंगे। इसमें राज्य की परिभाषा दी हुई है। किसकी परिभाषा दी हुई है, राज्य की परिभाषा। तो राज्य का मतलब ये नहीं कि पंजाब हरियाणा ये सब आपके राज्य हो जाएंगे, नहीं। देखिए कि राज्य को क्या बताया गया है, देखिए आगे। देखिए राज्य की क्या परिभाषा दी गई है। देखिए भारत सरकार है, भारत की संसद है, राज्य सरकार है ना, इसको रेड कर लेते हैं। स्थानीय निकाय है, स्थानीय निकाय जैसे नगर पालिका, पंचायत, जिला बोर्ड सुधार। गैर संवैधानिक निकाय हैं, रेलवे प्लेटफॉर्म, सेल, वेल, गेल, बहुत सारी कंपनियां हैं, है ना, तो इनके भी अपने कुछ मौलिक अधिकार हैं और हमारी भी अपने कुछ मौलिक अधिकार हैं। तो देखिए राज्य का क्या मतलब है, जब हमारे कुछ मौलिक अधिकार हैं तो हम अपने मौलिक अधिकार को उस तरीके से नहीं रख सकते कि दूसरे के मौलिक अधिकार का हनन हो जाए। हमको एक समाज में बैलेंस बना के चलना पड़ता है। मान लीजिए भारत सरकार है ना, भारत सरकार के मौलिक अधिकार है, उनकी अपनी मीटिंग होती है, संसद में बैठे रहते हैं, राष्ट्रपति से वार्तालाप होती है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार और संसद में सब चीज़ें चलती हैं, लोकसभा, राज्यसभा, तो सारा कुछ उनका नियम कायदे कानून उनके चलते रहते हैं। अब आप कहें नहीं मुझे तो संसद में जाके डांस करना है, क्यों, क्योंकि मेरा मौलिक अधिकार है कि मैं कहीं भी जाऊं, कहीं भी नाचूं, कहीं भी गाऊं, तो ये ऐसा तो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि देखिए वहाँ पे क्या हो रहा है कि भारत सरकार के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तो वहाँ से आपके मौलिक अधिकार को खारिज किया जाएगा, वो मौलिक अधिकार आपका गलत हो जाएगा, वहाँ से आपको रोका जाएगा। तो यहाँ पे देखिए भारत सरकार राज्य के रूप में, यहाँ पर राज्य का मतलब ये नहीं होता है कि आप पंजाब, हरियाणा, इन सब, उत्तर प्रदेश, इन सब राज्यों के लिए नहीं। राज्य का मतलब है यहाँ पे देखिए जो संविधान की भाषा होती है उसमें राज्य का मतलब पंजाब हरियाणा नहीं दिया हुआ है। राज्य का मतलब इसको समझिए कि राज्य का मतलब क्या दिया हुआ है, हर एक निकाय अपने आप में राज्य है। जैसे रेलवे प्लेटफॉर्म मान लीजिए, तो ये अपने आप में राज्य है कि भाई इसका खुद का साम्राज्य है। खुद का साम्राज्य से मतलब है जैसे रेल की पटरी है, अब रेल की पटरी वहाँ आप घर खड़ा कर लें अपना कि नहीं मुझे तो पता है कि मेरा मौलिक अधिकार है कि मैं कहीं भी जाऊँ, कहीं भी अपनी संपत्ति स्थापित करूँ, कहीं भी घर बनाऊँ, तो ऐसा तो नहीं होगा। उनका अपना एक राज्य है, तो वो अपने मौलिक अधिकार के लिए आप पर केस कर सकते हैं। और इसी प्रकार से अगर आप अपने घर में हैं और कोई आके आपके घर में घुस जाए, आ जाए, बोले नहीं मुझे तो यहीं रहना है क्योंकि मेरा मौलिक अधिकार है कि मैं कहीं भी भारत में रह सकता हूँ, तो वहाँ पे आपके मौलिक अधिकार का हनन होगा, तो आप भी उस इंसान पर कोर्ट केस कर सकते हैं। तो देखिए भारत सरकार, भारत की संसद, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय, नगर पालिका, पंचायत, जिला बोर्ड सुधार, गैर संवैधानिक निकाय हैं आपके जैसे रेलवे प्लेटफॉर्म, सेल से क्या मतलब है भाई, सेल अपना पूरा फैला हुआ है, पूरी तरीके से अपने उसकी इंडस्ट्री चल रही है, ठीक है। अब उसके अपने कुछ नियम कायदे कानून है, अब वहाँ पर जाके आप अपना भंग डालें, वहाँ पर आप जाके सेल को परेशान करें तो सेल आप पर केस करेगा डायरेक्ट। और अगर सेल से भी आपको कुछ दिक्कत है, रेलवे प्लेटफॉर्म से आपको कुछ दिक्कत है, जो भी चीज़ें चल रही हैं, अमूल डेयरी चल रही है, कुछ भी चीज़ से अगर आपको दिक्कत है, आपके मौलिक अधिकार का हनन होगा, तो आप जाके कोर्ट केस कर सकते हैं। इन सब के कारणों में अदालत में तब ही चुनौती दी जा सकती है जब आपके मूल अधिकारों का हनन हो रहा हो। ऐसा नहीं कि आपने मुँह उठाया और जाके कोर्ट केस कर दिया कि भाई नहीं रेलवे प्लेटफॉर्म को ख़त्म करें, हमारे भारत में से इसको ख़त्म करें, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पर घर बनाना है, यहाँ पटरियाँ डली हुई हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आपके मौलिक अधिकार का तो ये हनन है नहीं, आपका तो मतलब है कि भाई आप तो दूसरे को परेशान कर रहे हैं। चलिए देखिए आगे अनुच्छेद 13 देख लीजिए। तो कुछ इस प्रकार से पूछा जाता है कि कौन से अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा दी हुई है, तो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी हुई है। इसमें मूल अधिकारों की असंगत या अल्पीकरण बताया गया है।
असंगत या अल्पीकरण। असंगत मैंने आपको अभी समझाया कि भाई असंगत का क्या मतलब है कि मूल अधिकार का मतलब है कि ना तो आपके जो अधिकार हैं उसमें कुछ दिक्कत हो और ना ही दूसरे को जो अधिकार है उसमें कुछ दिक्कत हो। असंगत का मतलब है आप कहें कि भाई ये तो मेरा मौलिक अधिकार है कि मैं कहीं भी गाड़ी चढ़ा ले जाऊं। अब आप राष्ट्रपति भवन में गाड़ी चला रहे हैं अंदर वहाँ पे जाके, तो ऐसा तो होगा नहीं। भेल कंपनी है उसके अंदर आप गाड़ी से घूमेंगे जाके, क्यों? क्योंकि आप तो बोल देंगे कि भाई भारत की जमीन है और मेरा मौलिक अधिकार है, तो ऐसा तो होगा नहीं। तो ये क्या है? ये तो उन लोगों के मौलिक अधिकार का हनन हो गया, तो ये तो हो गया असंगत मौलिक अधिकार। तो ये चीज़ें नहीं चलेंगी। तो इसमें बताया गया है कि इसमें मूल अधिकारों की असंगत तथा अल्पीकरण। अल्पीकरण का मतलब है कि किसी के और के मौलिक अधिकार का क्या होना, किसी और के मौलिक अधिकार का हनन होना, उस चीज़ को हम अल्पीकरण कहेंगे। इसका मतलब है कि हम अपने मूल अधिकारों को कुछ इस प्रकार से उपयोग करें कि दूसरे के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो। उसके लिए हम पर क्या एक्शन, यानी हम पर कोर्ट केस किया जा सकता है, जिसके लिए उच्चतम न्यायालय में लोग बाग कहाँ जाएंगे? अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय में जाके आप कोर्ट केस कर देंगे या आप उन पर कोर्ट केस कर सकते हैं। और उच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में आप 32 के तहत जाएंगे। और अगर आपसे पूछे हाई कोर्ट में पूछा जाता है तो हाई कोर्ट में आप लोग 226 के तहत जाएंगे। हमारे कार्य को यह अवैध घोषित कर सकता है। अगर आपका कार्य इनवैलिड है तो आपके काम को अवैध घोषित कर दिया जाएगा। याद रखिएगा, अनुच्छेद पूछे जाते हैं। चलिए देखिए आगे। अब देखिए 12-13 देख लिया, आगे देखिए क्या है। 12 में क्या दिया हुआ है? तो 12 में आपकी राज्य की परिभाषा है और 13 में असंगत तथा अल्पीकरण के बारे में दिया गया है। और इससे क्या होगा, आप जो मौलिक अधिकार मांग रहे हैं या आप जो अपना मौलिक अधिकार समझ के कुछ कार्य कर रहे हैं और उससे दूसरे के मौलिक अधिकार का असंगत व्यवहार हो रहा है, तो आपके उस कार्य को शून्य माना जाएगा, यानी एक्शन लिया जाएगा कोर्ट के तहत। अब देखिए 14 के बाद 13 के बाद आता है आपका 14 है। 14 से 18 तक इस चीज़ को देखिएगा गौर करके कि 14 से 18 तक आपके समानता के अधिकार दिए गए हैं। 4 आपके समानता के अधिकार हैं। इसके अलावा स्वतंत्रता के अधिकार आपके 19 से 22 तक दिए हुए हैं। इसके बाद देखिए शोषण के विरुद्ध अधिकार, समता के अधिकार आपके कितने? 5 हैं, 4 नहीं है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 है। धर्म की, अगर धर्म को लेकर कोई चीज़ डिस्टर्ब हो रही है, आपके अधिकार छीने जा रहे हैं, तो 25 से लेकर 28 तक दिए हुए हैं। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अगर कुछ अधिकार हैं तो वो आपके 29 और 30 में दिए हुए हैं। इसके अलावा एक और अधिकार था संपत्ति का अधिकार, जो कि अब नहीं है। मूल संविधान में था लेकिन अब नहीं है, इसलिए मैंने इस पर क्रॉस लाइन डाला हुआ है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया हुआ है। संवैधानिक उपचार यानी हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, अगर हनन हो रहा है तो हमें संवैधानिक उपचार चाहिए, तो हमें किस कोर्ट में जाना होगा? तो अनुच्छेद 32 के तहत हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो देखिए एक छोटी सी ट्रिक है कि आप इस नंबर को याद कर लीजिएगा, 54242 54,242 54,242। तो 54,242 में क्या रहेगा? ये तो 5 आपकी समानता के अधिकार हो जाएंगे। 5 से मतलब है 14 से 18 तक। देखिए इसको 14, 15, 16, 17, 18 5 हो गए। इसके बाद 4 नंबर पर जाइएगा तो 4 नंबर पर आपको क्या मिलेगा? स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आपका 19 से लेके 22 तक है, यानी 19, 20, 21, 22। तो 4 हो गए। 4 के बाद आपको मिलेगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार अगर आप लोग देखेंगे तो ओनली 2 नंबर पे है। 2 नंबर मतलब 23 और 24 है ना। इसके बाद आप देखिए धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आपको 4 अनुच्छेद में विस्तार से बताया गया है, 25 से लेकर 28 तक। तो 25, 26, 27, 28 तो 4 हो गए। और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार आपके 29, 30 2 अनुच्छेद में दिए हुए हैं, तो 29, 30। तो इस नंबर को याद रखिएगा 54,242। इससे क्या होगा कि आपका डिसबैलेंस नहीं होगा कि कौन से कितने अनुच्छेद तक कौन से अधिकार आपके दिए हुए हैं। अब छोटी सी ट्रिक देखिए कि हमें क्या करना है कि देखिए समता के अधिकार, पहले हमें लाइन से याद करना होगा कि कौन से, पहले तो समता के अधिकार दिए हुए हैं, फिर आपके स्वतंत्रता के अधिकार दिए हुए हैं, फिर आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार दिए हुए हैं, फिर आपको मिलेंगे धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, फिर आपको संपत्ति का अधिकार मिलेगा, फिर आपको संस्कृति का अधिकार मिलेगा। संपत्ति का हमें याद नहीं करना है, फिर हमें संवैधानिक उपचार मिलेंगे। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि देखिए पहले तो 3 सा हैं और इन 3 सा का विस्तार याद रखिएगा। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार। पहले 3 सा दिए हुए हैं, फिर आपको धा मिलेगा। तो धर्म का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार, फिर आपको 2 सा मिलेंगे, यानी संस्कृति और संवैधानिक, और संपत्ति बीच में छूट गया। इससे क्या होगा? 3 सा इधर के साइड, 3 सा इधर के साइड और बीच में धा।
तो याद रखिएगा 3 सा दिए हुए हैं, फिर धा दिया हुआ है, फिर 3 सा दिए हुए हैं। तो 3 की जगह इधर पे ओनली 2 सा याद करने हैं। तो यहाँ से हम लोग याद करेंगे स्वतंत्रता, यहाँ से हम लोग याद करेंगे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार। 3 सा ये हो गए आपके। धा से याद करेंगे धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, फिर 3 सा की जगह ओनली हमें 2 याद करना है क्योंकि संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है। तो यहाँ से हमें याद करना है संस्कृति का अधिकार, फिर संपत्ति हटा दीजिए, फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 3 सा, धा, फिर 2 सा। इस प्रकार से आप लोग याद रखिएगा कि ये ऑर्डर पूछा जाता है कभी कभार कि ऑर्डर लगाइए कि ऊपर से नीचे तक किस प्रकार से हमें जो है अधिकार दिए गए हैं। तो इतना हो गया। चलिए देखिए आगे ट्रिक याद कर लीजिएगा। अब एक एक अनुच्छेद करके देखिए। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता एवं कानून का समान संरक्षण। गौर करिएगा इस चीज़ को, 2 लाइनें दी गई हैं। 2 लाइनों से क्या मतलब है? कानून की समक्ष समानता, कानून की नज़र में हर इंसान एक समान है, इसलिए कानून की आंखों में हमेशा पट्टी बंधी हुई रहती है, देखा होगा आपने तो, है ना। तो कानून के समक्ष समानता, और दूसरी लाइन क्या है कि कानून का समान संरक्षण। देखिए कानून की दृष्टि से हर व्यक्ति समान है, और ये जो कानून की दृष्टि से हर व्यक्ति समान है यानी कानून के समक्ष समानता, ये किसने बोला था? तो कानून के समक्ष समानता A.B. डायसी नाम से एक व्यक्ति थे ब्रिटेन की। तो ये लाइन हमने ब्रिटेन की ली हुई है और ये वाली आपकी अमेरिका है। कानून का समान संरक्षण जो है ये अमेरिका की लाइन है, और कानून के समक्ष समानता ये आपकी A.B. डायसी के द्वारा कही हुई लाइन है जो कि ब्रिटेन की है। इस चीज़ को समझिएगा कि कानून के समक्ष समानता का क्या मतलब है। कानून की नज़र में हर इंसान एक जैसा है। अब हर इंसान एक जैसा है कि क्या मतलब? वो बूढ़ा है, बच्चा है, जवान उम्र का है, कैसा है? एक बच्चा, एक लड़का है 25 साल का, ठीक है, और एक है आपका 10 साल का। तो ये तो बालिग है और ये वाला नाबालिग है। अब 10 साल वाला नाबालिग है, इसने मर्डर कर दिया किसी इंसान का, और इसने मर्डर कर दिया, तो क्या बताइए दोनों को समान सज़ा मिलेगी? तो हमारे कानून में तो बोला गया है ना कि नाबालिग के लिए कुछ छूट है कि भाई उसको बहला फुसला के भी मर्डर करवाया जा सकता है। मान लीजिए उसको किसी ने पानी मांगा, मान लीजिए उस किसी पर्सन ने आपने किसी पर्सन से पानी मांगा, वो बच्चा 10 साल का है। अब उस 10 साल का जो बच्चा है वो ग्लास में पानी लाया, उसकी चोरी से किसी पर्सन ने उसमें जहर घोल दिया और वो जहर आपने पी लिया, आपकी डेथ हो जाती है, तो इसका क्या मतलब कि बच्चा दोषी होगा क्योंकि बच्चे ने आपको जहर दिया हुआ है, यही मतलब हुआ। तो क्या बच्चे को भी वही सज़ा मिलेगी जो एक सोच समझ के इंसान दिमाग से काम करता है कि भाई उस इंसान का मर्डर करना है या कुछ करना है? तो ऐसा तो नहीं है ना कि कानून के समक्ष समानता। इसलिए फिर कानून का समान संरक्षण बनाया गया कि समानता तो ठीक है कि भाई कानून के समक्ष समानता है, लेकिन इस चीज़ को भी तो देखिए कि भाई वो जो बच्चा है उसने मर्डर जानबूझ के किया है या फिर उससे करवाया गया है, या फिर उसको उस चीज़ की समझ ही नहीं कि भाई मैंने किया क्या है। तो क्या ये उचित है कि हम उसको जाके फांसी दे दें या हम उसको कुछ ऐसी सज़ा दे दें जो उसके लायक ही नहीं है या उसने जो कार्य किया ही नहीं है? और मान लीजिए 25 साल का एक व्यक्ति है, इसने क्या किया? 25 साल के व्यक्ति ने जानबूझ के आपको मर्डर कर दिया। जब जानबूझ के मर्डर करेगा तो उसके लिए सज़ाएं कुछ और होगी, और जो 10 साल का बच्चा है नाबालिग है, इसके लिए सज़ाएं कुछ और होंगी। तो इसी को कहते हैं कानून का समान संरक्षण। तो इसका तो एक आपका इसका क्या है? महिलाओं के लिए संरक्षण आपका दिया जाता है, आरक्षण वाली, अगर आप रिजर्वेशन वाली बात करें तो यही चीज़ भी इसी में आती है कि कानून के समक्ष समानता तो हर इंसान को मिलनी चाहिए, लेकिन कानून का समान संरक्षण भी तो मिलना चाहिए कि कानून का समान वितरण भी तो। एक जाति है जो बड़ी जाती है और हर जगह अच्छे अच्छे पोस्ट पर ऑफिसर बैठे हुए हैं, और वो नीचे जात का क्या करेगी? नीचे जात का शोषण कर रहा है, नीची जात की जो इंसान है उसका शोषण कर रहा है। इसलिए रिजर्वेशन दिया गया कि भाई ये जाति तो उठी है ऊपर पहले से ही, ये जाति तो पहले से ही ऊपर है, लेकिन जो नीची जाति का व्यक्ति है उसका शोषण हो रहा है, इसलिए उसको आरक्षण दिया गया, जिससे बोला जाएगा कि कानून का समान संरक्षण, कि भाई ऊंचे उठे व्यक्ति को तो कोई नहीं देखेगा, लेकिन कानून की नज़र में वो जो नीचा व्यक्ति है यानी जो नीची जाति का है, वो जिसका शोषण किया जा रहा है, उसको ऊपर उठाने के लिए हमें कानून का समान संरक्षण वाली जो लाइन है उस चीज़ को पकड़ना पड़ेगा कि इस व्यक्ति को संरक्षण दो और इसको ऊपर उठाओ। भाई तुम्हें रोक नहीं है, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे कि भाई तुम क्या कर रहे हो, तुम अपना ऊपर चलते जाओ, बढ़ते जाओ, लेकिन अगर इस जाति का शोषण हो रहा है तो इसको ऊपर उठाने के लिए हम इसको कानून का समान संरक्षण देंगे कि कानून की नज़र में भाई सब समान है, इनको भी ऊपर आना चाहिए। तो इस प्रकार से दोनों आपकी लाइन रहती हैं कि कानून के समक्ष समानता किसे है और कानून के समान संरक्षण का क्या मतलब है।
इसीलिए रिजर्वेशन वगैरह है। देखिए महिलाओं की दुर्दशा आपने देखी है, शुरुआत से किस तरीके से चली आ रही है। तो आज की डेट में क्या होता है, कई ऐसे फॉर्म निकलते हैं जिसमें लिखा होता है फीमेल के लिए फ़ीस कितनी है, फीमेल के लिए फ़ीस 0 है, वहीं मेल के लिए फ़ीस 1000-1200 हो जाए, वहीं मेल के लिए फ़ीस 600 रुपये हो जाए, 500 रुपये हो जाए। तो ये क्या है, कहीं कहीं क्या होता है, लड़कियों को पढ़ाने नहीं दिया जाता है। जैसे तैसे आजकल की लड़कियां मान लीजिए यूट्यूब से पढ़ भी लेती हैं, यूट्यूब से ये सब फैसिलिटी हैं, तो उनको फॉर्म डालने के लिए पैसा नहीं रहता है। तो बहुत सारे ऐसे फॉर्म निकलते हैं जिसमें फीमेल के लिए 0 फीस होती है, वहीं लड़कों के लिए फ़ीस ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि लड़कों को तो आराम से आसानी से पैसा मिल जाएगा, घर वाले आराम से पढ़ा देते हैं। तो क्या रहता है, इसी को कहते हैं कानून का समान संरक्षण। तो सबको एक समान लाने के लिए कानून का समान संरक्षण दिया जाता है कि भाई कानून की नज़र में सब समान है। तो भाई जो नीचा व्यक्ति है या फिर जिसका विकास नहीं हुआ है, तो हमें उसको विकास कैसे करवाना है, उसको ऊपर कैसे उठाना है, इसी के लिए कानून का समान संरक्षण बात कही गई है। और कानून की नज़र में समक्ष जो है सब समान है, सब व्यक्ति समान है। तो उसका क्या मतलब है, मान लीजिए कोई बहुत बड़ा हीरो है, उसने कुछ कर दिया, उसने मर्डर कर दिया, तो क्या उसने मर्डर कर दिया तो उसके लिए वो वही सज़ा होगी। और एक नॉर्मल व्यक्ति है, आम आदमी है, उसने मर्डर कर दिया तो उसके लिए वही सज़ा होगी। ये कानून के समक्ष समानता। कोई बड़ा छोटा व्यक्ति नहीं होता है, कोई ऊंची जात का व्यक्ति नहीं है, कोई नीची जात का व्यक्ति नहीं होता है। आगे देखिए अनुच्छेद 15। तो भाई ये तो बहुत सिंपल सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 15। मूवी भी बनी हुई है, उस चीज़ को देख लीजिए, क्योंकि उसमें काफ़ी चीज़ें क्लियर बताई हैं। नीची जात के व्यक्ति मर्डर बताया गया है, नीची जात की एक लड़की रहती है तो लड़की के लिए देखिए उसमें क्या क्या बताया गया है। एक तो धर्म के आधार पर, तो उसमें धर्म के आधार पर चीज़ें दिखाई गई हैं। अनुच्छेद 15 मूवी है, आर्टिकल 15 नाम से, आयुष्मान खुराना की। अब देखिए मूल वंश के आधार पर भेदभाव, धर्म के आधार पर आप पर कोई भेदभाव नहीं होगा कि भाई कोई अल्पसंख्यक धर्म है, कोई बहुसंख्यक है, तो क्या बहुसंख्यक वाले अल्पसंख्यक को जिंदा गाड़ देंगे क्या? ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। तो धर्म के आधार पर आपसे कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ हमारे संविधान में बताई गई है। वंश के आधार पर, वंश के आधार पर से क्या मतलब है कि एक वंश है भाई, पहले मतलब एक वंश है जिसने क्या किया कि बहुत क्रूर वंश था और उसके वंशज आज भी हैं। तो क्या उसके आधार पर आज के वंशज को उसको आप मार डालेंगे क्या कि भाई उसके समय का उसका दादा परदादा बहुत बेकार था, तो ये भी इंसान हो सकता है? ऐसा तो नहीं होगा ना। तो वंश के आधार पर आप पर भेदभाव नहीं किया जाएगा कि भाई किसी का आज का जो वंशज है उसका वो तो भैया अच्छा व्यक्ति है, और पहले ज़माने का जो उसका वंशज था वो बहुत क्रूर था। बहुत क्रूर से मतलब है बहुत काट मार करता था। मान लीजिए खिलजी है, उसने बहुत काट मार की खिलजी वंश ने। तो अगर कोई आज उसका वंशज होता तो क्या हम वही उससे लगाते कि भाई तुम खिलजी वंश के हो तो तुम भी वही चीज़ करोगे, तो उसको मार देते क्या? तो इस प्रकार से वंश के आधार पर हम किसी को जज नहीं कर सकते हैं, उस पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। लिंग का तो भाई सीधा बात है, लड़का और लड़की, लड़कियों को किस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है। हरियाणा में आज की डेट में भी लड़कियां जन्म लेती हैं और जन्म से पहले या जन्म लेते ही उनको मार दिया जाता है। बहुत सारे सीरियल आपके बने हुए हैं इस पर। और आज की डेट में भी अगर आप लिंग अनुपात देखेंगे तो कम है, लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता है ना। शिक्षा में भेदभाव किया जाता है, कामकाज में भेदभाव किया जाता है, पहनाव में भेदभाव किया जाता है। तो लिंग के आधार पर भेदभाव आपको सीधे समझ में आ गया होगा। जाति भी भाई नॉर्मल है कि एक दो होते हैं, एक बड़ी जाति के लोग होते हैं, एक छोटी जाति के लोग। तो क्या होता है, एक तो आप हमारे देश में क्या चलता है, हिंदुत्व के धर्म, हिंदू का जो धर्म है, तो हिंदुत्व धर्म में क्या चलता है, भेदभाव, छुआछूत का भेदभाव चलता है कि भाई नीची जाति का जो व्यक्ति उसको हम छू नहीं सकते हैं, उसका छुआ हुआ हम खा नहीं सकते हैं, उसके घर का हम पानी नहीं पी सकते हैं। तो ये हो गया आपका जाति का भेदभाव, है ना। अगर कोई नीची जाति का व्यक्ति है तो वो हमारे साथ अगल बगल पे चेयर पे नहीं बैठ सकता है, हमारे नीचे बैठेगा। इस प्रकार से भेदभाव रहता है। तो ये चीज़ भी गलत है कि जाति के आधार पर हम लोग भेदभाव नहीं कर सकते हैं। जन्म स्थान के आधार पर कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ मतलब इस तरीके से चीज़ें हैं कि मान लीजिए कहीं जन्म ले लिया कि भाई और उस जगह पर जन्म लिया, नहीं इससे तो हम इसको तो छू भी नहीं सकते हैं, इस इंसान को तो हम अपने यहाँ पर ला भी नहीं सकते हैं। इस प्रकार से चीज़ें रहेंगी। तो ये चीज़ भी गलत है कि जन्म स्थान के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, वंश के आधार पर या फिर धर्म के आधार पर आप किसी भी व्यक्ति से इन सब चीज़ों के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे अनुच्छेद 15 आर्टिकल 15 मूवी है, उसमें सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। तो इस सब पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। चलिए देखेंगे अनुच्छेद 16। इसको देखिए, अनुच्छेद 16 इम्पोर्टेंट है। ये सारे अनुच्छेद आपके इम्पोर्टेंट हैं। अनुच्छेद 16 के बारे में देखिए
कि अनुच्छेद 16 में दिया क्या हुआ है। तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। लोक नियोजन से क्या मतलब है? लोक नियोजन से मतलब है भाई कोई भी चीज़ हो रही है, जैसे फॉर्म निकलते हैं, तो क्या एक नीची जात का व्यक्ति उसमें फॉर्म नहीं डाल सकेगा क्या? क्या फीमेल या मेल है तो उसमें फॉर्म नहीं डाल सकता है क्या? बताइए। तो इस तरीके से कोई भी नियोजन है, कहाँ भी आप जैसे मान लीजिए आपको चुनाव में खड़ा होना है, तो क्या आप नीची जाति के हैं, आप ऊंची जाति के, उस तरीके से आपको भेदभाव कर दिया जाएगा क्या कि नहीं भाई आप नहीं डाल सकते हैं? इस प्रकार से चीज़ें होगी क्या? बताइए खुद, नहीं हो सकती है ना। तो वही चीज़ है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। नौकरियों में समानता, फॉर्म निकलते हैं तो आपको हर फॉर्म आप डाल सकते हैं, किसी भी कास्ट के हों। किसी भी रोजगार एवं कार्यालय के लिए समानता, कोई ऐसा कार्यालय नहीं है जिसमें ऊंची जात के ही व्यक्ति काम करे हों, कोई भी ऐसा कार्यालय नहीं जिसमें ओनली किसी क्षेत्र विशेष के व्यक्ति काम करें, कोई भी ऐसा कार्यालय नहीं जिसमें ओनली मेल काम करें। इस प्रकार से चीज़ें नहीं चलेंगी। किसी भी ऊंचे पद में समानता, देखिए कोई भी ऊंचा पद है, मान लीजिए प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, ये हमारे देश के ऊंचे ऊंचे पद हैं, IAS PCS के पद हैं, तो क्या उसमें क्या रहेगा कि ऊंच और नीची जात के अलग अलग भेदभाव करके पद दिए जाएंगे क्या? नहीं, किसी भी जाति का व्यक्ति उस पद तक पहुंच सकता है। तो इसको बोलते हैं लोक नियोजन। लोक नियोजन यानी कहीं भी जनता में कोई भी कार्यक्रम हो रहा हो, कोई भी आपको अवसर हो, तो आप जाके वहाँ पर अपना आवेदन करवा सकते हैं, क्योंकि आपको वहाँ पर समानता है। चलिए देखेंगे अनुच्छेद 17 छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 17 देखिए छुआछूत का अंत। आज भी छुआछूत का अंत संविधान ने बता दिया कि भाई छुआछूत का अंत, अस्पृश्यता का अंत कीजिए, है ना। लेकिन होता नहीं है अस्पृश्यता का अंत, क्योंकि आज की डेट में भी अगर आप लोग गांव देहात में जाएंगे तो वहाँ पे यही सब चीज़ें चलती हैं कि भाई नीची जात के लोगों को क्या किया जाता है, अपने घर में अंदर नहीं घुसने दिया जाता है। पानी नहीं पी सकता है वो इंसान गिलास में, उसको ऊपर से डाल के पानी पिलाया जा सकता है, पानी पिलाया जाता है। इस प्रकार से चीज़ें चलती हैं। छू लिया तो लोग बाग कहेंगे भाई नहा लीजिए, शुद्धता कीजिए, गंगा जल छिड़क लीजिए। इस प्रकार से चीज़ें चलती हैं। और उस ज़माने में जो चीज़ें चलती थी कि अगर एक नीच जात का व्यक्ति अगर निकल जाता है रास्ते से, तो वो ढोल पीटता हुआ निकलता था ताकि उसको कोई देख ना ले। भाई देख लिया तो वो व्यक्ति अशुद्ध हो गया, फिर उसको अपनी शुद्धता के लिए पूजा पाठ करने होंगे, गंगा स्नान करना होगा। तो भाई नीची जात के व्यक्ति को देखना गुनाह था उस समय पर। इतना लोग बाग मतलब इतनी दरिंदगी फैलाए हुए थे गंदे तरीके से। आगे देखिए एक लाइन उसमें स्टेटस में देखी थी मैंने, उसमें लिखा हुआ था कि कोई जाति नीच नहीं होती, यानी कोई भी जाति जो है नीची जाति नहीं होती है, बल्कि हर जाति में नीच व्यक्ति होता है। अच्छी लाइन है। देखिए हर जाति में नीच व्यक्ति मिलेगा आपको। जरूरी नहीं कि एक बड़ी जाति है तो उसमें सारे व्यक्ति अच्छे होंगे, वो भी इतने कर्मकांड करते हैं कि आगे चल के क्या रहता है कि हर इंसान को फिर उसका भुगतान करना पड़ता है। और ज़रूरी नहीं कि एक नीची जाति का व्यक्ति है तो वो हर काम गलत करे, वो व्यक्ति भी अच्छे अच्छे काम करके निकलता है। तो ये जाति वगैरह, इससे आप लोग ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन व्यक्ति गंदा है, कौन व्यक्ति अच्छा है। देखिए छुआछूत का अंत, छुआछूत से क्या मतलब है? ये छुआछूत आपका हिंदू धर्म में ही चलता है, मुस्लिम और आप सिख ईसाई धर्म में इस चीज़ को नहीं देखेंगे, ये सिर्फ हिंदू धर्म में चलता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। अस्पृश्यता का, किसी व्यक्ति को सार्वजनिक पूजा स्थल में प्रवेश से रोकना। पहले मंदिर हुआ करते थे, उन्होंने कहा यहाँ पे ऊंची जाति के लोग ही जाएंगे, नीची जाति का अगर लोग जाते हैं तो मंदिर अशुद्ध हो जाता था। क्यों? जब भगवान की नज़र में सब एक हैं, जाति तो खुद ने बनाई है, भगवान ने तो बना के भेजी नहीं है, तो भगवान को क्या दिक्कत है भाई कि कोई नीची जाति का व्यक्ति उन पर फूल चढ़ा जाए? उनको तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, होती भी नहीं है उनको। चलिए देखिए आगे। तो इस चीज़ का अनुच्छेद 17 में अंत बताया गया कि भाई छुआछूत का अंत कीजिए, इससे वरना समानता नहीं मिलेगी। चलिए देखिए अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। उपाधियों से मतलब क्या है कि आप महाराजा, राजा, इस प्रकार से कुछ उपाधियाँ आप रख लीजिए अपने आप में। आपने कमाई नहीं है वो उपाधियाँ, लेकिन आप अपने आप में बोलेंगे कि भाई मैं तो महाराजा हूँ, सब कोई आपको महाराजा महाराजा बोलता फिर रहा है, मैं तो राजा हूँ, है ना। तो इस प्रकार से उपाधियों का अंत। इस प्रकार से कोई भी उपाधि आप लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि महाराजा, है ना। राज्य सेना या विद्या संबंधी सम्मान जो है धारण आप कर सकते हैं। राज्य सेना से क्या मतलब है? वो विद्या संबंधी से क्या मतलब है? मान लीजिए आपने डॉक्टर की डिग्री प्राप्त कर ली, तो भाई वो आपकी मेहनत है, वो आपने ऐसी खैरात में नहीं बटोर के उठाई हुई कि सड़क पर डली थी आप डिग्री उठा लाए और बस आपने बोल दिया कि लो मैं डॉक्टर बन गया, गेट के बाहर चिपका लिया कि लो डॉक्टर। ऐसा नहीं है, वो आपने कमाया हुआ है, और जो हम कमाते हैं वो हमारा खुद का होता है, उस पर हमारा मौलिक अधिकार है भाई
कि वो हमारा कमाया हुआ है कि हम इंजीनियर बन गए, तो वो हमने पहले मेहनत की, फिर हमने पढ़ाई की, फिर वो डिग्री में लिख कर आया कि भाई इंजीनियर फलाने ठिकाने, तो उस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं, है ना। देखिए जैसे किसी को भारत रत्न मिल जाता है तो अब उसको ऐसा बोलेंगे ना कि भाई भारत रत्न मिल चुका है इसको, ऐसा तो है नहीं कि उसको बोलेंगे नहीं, बोलेंगे क्यों, क्योंकि उसने खैरात में नहीं पाया हुआ है, उसने मेहनत करके वो चीज़ कमाई हुई है। भारत को कोई नागरिक विदेशी राज्य से उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता है। विदेशी राज्य से उपाधि कि भाई एक विदेश का व्यक्ति आए और यहाँ के कोई व्यक्ति को पकड़े और बोल दे कि भाई तुम तो वहाँ के विदेश के कोई महाराजा बन गए, कोई राजा बन गए, दूसरी देश की उपाधि है, कोई यहाँ पे भारत देश के आके पकड़ा गया, भारत देश के किसी व्यक्ति को, तो हम ऐसे नहीं मान सकते हैं। लेकिन विदेशी राज्य से कोई भी पुरस्कार बिना राष्ट्रपति की सहमति स्वीकार नहीं किया जाता है। कुछ पुरस्कार ऐसे होते हैं, कुछ पुरस्कार आपको ऐसे मिलेंगे कि एक देश देता है और वो वर्ल्ड के तौर पर देता है कि भाई दुनिया से एक व्यक्ति को हम चुनेंगे और इस साल का अपना पुरस्कार उसको प्रदान करेंगे। अमेरिका ऐसे कई पुरस्कार देता है, ब्रिटेन ऐसे कई पुरस्कार देता है, बहुत सारे देश ऐसे कई पुरस्कार देते हैं। तो जब वो पुरस्कार के लिए, जब उस पुरस्कार के लिए किसी भारतीय व्यक्ति को चुना जाता है तो उस भारतीय व्यक्ति को हमारे राष्ट्रपति के द्वारा एक सहमति पत्र दिया जाता है, इसके बाद ही उस देश में जाके वो व्यक्ति अपना पुरस्कार लेके आता है। इस प्रकार से हम मुँह उठा के नहीं जा सकते कि भाई हमने मुँह उठा और चले गए कि भाई दे दो हमें पुरस्कार दे दो, नहीं, पहले हमें अपनी सरकार से परमिशन लेनी होगी और इसके बाद हम पुरस्कार लाएंगे। तो इस प्रकार से उपाधियों का अंत है। उपाधियों से अंत से क्या मतलब है आपका, मैंने इस चीज़ को समझा दिया है कि महाराजा, राजा, राय बहादुर, राजा साहब, दीवान बहादुर, इस प्रकार से आप बड़ी बड़ी उपाधि, मान लीजिए किसी का नाम राकेश है, महाराजा राकेश, इस प्रकार से नहीं बोल सकते हैं आप लोग। तो आपको उपाधियों का अंत समझ में आ गया होगा। लेकिन जो आप कमाते हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा गौर करके कि जो आप कमाते हैं, जो आपकी मेहनत है, आप उसको लिख सकते हैं। डॉक्टर को हम डॉक्टर बोल सकते हैं, इंजीनियर को इंजीनियर हम बोल सकते हैं, क्योंकि उसने, लेकिन फर्जी डिग्री लगा के आप डॉक्टर लिख लें तो वो आपका क्या होगा, उस चीज़ को अवैध माना जाएगा, इनवैलिड माना जाएगा। चलिए देखिए आगे, जो हम कमाते हैं वो हमको बोला जा सकता है। तो ये आपके कितने हो गए, देखिए अनुच्छेद 18 तक आपने कर लिया है, तो ये आपके 30 मिनट का वीडियो हो चुका है। अब देखिए स्वतंत्रता के अधिकार 19 से 22, इस चीज़ को हम लोग अगले वीडियो में देख लेंगे, है ना। इसके 2 या 3 पार्ट बनेगी, क्योंकि देखिए 12 से 35 तक एक वीडियो में डिस्क्राइब करना कोई आसान बात तो है नहीं। चलिए अब मिलते हैं इसी टॉपिक के साथ, मिलेंगे अनुच्छेद 12 से 35 तक कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।